नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं हूं विवेक लॉ। विवेक, एक बात बताइए, अब देखिए 2-3 ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए। अनफॉर्चुनेटली सारे ही नेगेटिव हैं। सो वन शुड बी मोर वरिड अबाउट वॉर बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड यूएस और बिटवीन इंडिया एंड चाइना, या फिर ये जो सेबी का चल रहा है अगेंस्ट सो कॉल्ड शेल कंपनीज इसमें। आई पर्सनली फील जितना आई थिंक बाजार उसको नहीं समझ पा रहा है, इंडिया चाइना सिचुएशन जिस तरह से बिल्डअप हो रही है, ये काफी एक इट्स अ कॉज ऑफ गुड, इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। या बिल्कुल। इनफैक्ट कल भी जो चाइनीज डेली है, जो कि उनका माउथ पीस है, उन्होंने ये कहा भी है दैट द काउंटडाउन टू वॉर हैज बिगन। और आई थिंक जो कुछ मूवमेंट बॉर्डर्स पे हो रही है इस समय, स्पेशली फ्रॉम देयर साइड, आई बिलीव उन्होंने कोई कोर अपनी जो एक इन्फेंट्री है उसे भी मूव किया है वहाँ पर। सो इट लुक्स लाइक अ प्रोलॉन्ग्ड स्टैंड ऑफ। शायद मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा ये। बिल्कुल। खैर, हमारे साथ चलिए हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ आशीष चतुर्मोता हैं, टीएस हरिहर हैं हमारे साथ, और साथ ही विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं। आज कमजोरी तो है अक्रॉस द बोर्ड, अगर आप देखें एशियन मार्केट्स में वीकनेस है, और SGX निफ्टी पर भी यही रिफ्लेक्ट कर रहा है। निफ्टी को अगर आप देखें इस समय ये 9900 के नीचे इंडिकेटिव टिक्स में है, 9850 के लेवल पर है निफ्टी इंडिकेटिव टिक्स में, और सेंसेक्स जो है वो 42 पॉइंट्स नीचे है। सो होपफुली निफ्टी थोड़ा रिकवर कर जाएगा, खुलेगा कैश में तब तक, लेकिन हाँ इंडिकेटिव टिक्स में तो ये 9900 के नीचे ही इस समय ट्रेड कर रहा है। कुछ एक नंबर्स भी हैं जिस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। एक बार टाटा मोटर्स को देखते हैं इंडिकेटिव टिक्स में, बिकॉज जिस तरह के नंबर्स इन्होंने दिए हैं उसके बाद हमने देखा कि इस पर सेंटिमेंट थोड़ा ख़राब हो सकता है, स्पेशली जो JLR का परफॉर्मेंस है उससे लेकर हो सकता है मार्केट बहुत ज़्यादा आश्वस्त ना हो। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक वॉलेटाइल कमज़ोर सेशन, ओपनिंग भी कमज़ोर। आशीष, स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी? इंडिकेटिव में तुमने देखा निफ्टी 9900 के भी नीचे था, बट होपफुली ऐसा होगा नहीं कैश में खुलने पर, लेकिन करना क्या चाहिए? गुड मॉर्निंग मिहिर। बिल्कुल जैसा आपने शुरुआत में कही, और बिल्कुल कॉशियस रहने का समय है। एग्रेसिव पोजीशंस बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, खासतौर पे लीवरेज ट्रेडर्स के लिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक अलग बात हो गई, आप बाय ऑन डिप्स की एक स्ट्रैटेजी रख सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चरली मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में, बट जहां पर पे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या डेरिवेटिव्स लीवरेज ट्रेडिंग की बात करते हैं तो वहां पर पे जब तक आपको क्लैरिटी ना हो, मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। वोलेटिलिटी ऑलरेडी 15-16% की जंप लास्ट 3-4 दिनों में दिखा चुका है, ये कोई अच्छा साइन इस समय पे बाजार के लिए नहीं है। 9900 का क्रूशियल सपोर्ट बाजार ब्रेक कर चुका है, जिसको हम बार बार कह रहे थे कि 9950 के आसपास एक सपोर्ट है, और इस सपोर्ट को बाजार ने ब्रेक किया है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट पे मैं समझता हूं थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। नीचे में अगर से 9900 के नीचे बाजार टिकता है तो मे बी 9750 से 9700 के लेवल्स देखने को मिले, बट लेवल से इंपॉर्टेंट ज्यादा है वोलेटिलिटी, और इस समय वोलेटिलिटी मुझे लगता है अपनी चरम सीमा पे रह सकती है, क्योंकि जिस तरह का जियोपॉलिटिकल टेंशन है और जो सेबी ने किया है उसके बाद में कहीं ना कहीं मार्जिन फंडिंग का भी एक अच्छा खासा प्रेशर बाजार को देखने को मिल रहा है, जिसका इंपैक्ट मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। तो बेटर है कि आप एक लॉन्ग अगर से स्ट्रैटेजी रखनी है तो पेयर ट्रेड, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर में कुछ पोजीशंस लॉन्ग और कुछ शॉर्ट में रखना इस समय एडवाइजेबल रहेगा। टीएस हरिहर भी हैं हमारे साथ। हरिहर, जो जियो पोलिटिकल टेंशंस हैं, अभी देखिए एशियन बाजार भी बहुत वीक है आज भी, और वहाँ पे नॉर्थ कोरिया और US का चल रहा है, और यहाँ पर इंडिया और चाइना का जो इशू है, जो एक स्टैंड ऑफ है, ये बना हुआ है। तो जियो पोलिटिकल फैक्टर्स क्या आप मानते हैं आज बाजार पर हावी रहेंगे? मेरा ब्रॉडली मानना है कि द रियल प्रॉब्लम इन द मार्केट इज द सेबी इन्वेस्टिगेशन द शेल कंपनीज। जहां तक जियोपॉलिटिकल टेंशंस का सवाल है, आई थिंक सी नॉर्थ कोरिया थ्रेटनिंग US, मुझे तो लगता है कि एक बहुत बड़ा मिसमैच है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का साइज देखिए, कैपेसिटी देखिए, और US का कैपेसिटी देखिए। सो आई डोंट थिंक वर्ल्ड इज टेकिंग दैट टू सीरियसली। इंडिया चाइना येस, बट आई थिंक आप हिस्टोरिकली देखोगे तो इंडिया चाइना हैज ऑलवेज हैड प्रॉक्सी वॉर्स। उन्होंने नॉर्मली ऑल आउट वॉर्स अवॉइड किया है, तो आई थिंक ये बार भी प्रॉक्सी रहेगा। शायद पाकिस्तान से कुछ लोग अंदर आएंगे, शायद भूटान पे प्रेशर डालेंगे, बट आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी एन ऑल आउट वॉर आइदर इन नॉर्थ कोरिया और इन चाइना, और आई थिंक मार्केट इज प्रोबेबली अवेयर ऑफ दैट। तो मुझे नहीं लगता है जियोपॉलिटिकल रिस्क कोई बहुत बड़ी बात है। ये सेबी इन्वेस्टिगेशन ऑन मिड कैप स्टॉक्स, मार्जिन फंडिंग प्रेशर्स, आई थिंक ये दे आर अ लॉट मोर रेलेवेंट इश्यूज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल। देखिए, इस बीच रुपए की जो ओपनिंग हुई है ना आज, वो कमजोर हुई है,
और टाटा मोटर्स भी देखिए 400 के नीचे इस समय है, 4.25% नीचे, लेकिन रुपए को देखिए 63.96 पर है ये, यानी करीब करीब 1/4% का मूव इसने दे दिया है। आज बाजार खुलते ही जो डॉलर है वो स्ट्रांग हुआ है। इस पर और बात करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि आज के इस वॉलेटाइल ट्रेड में आपकी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए, कौन से स्टॉक्स है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, फास्ट मनी की कॉल्स क्या थी, अभी देखते हैं। मैंने शुरुआत की है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, जिसके नतीजे कल हैं, उससे पहले ही एक्टिव हो सकता है। 94 का टारगेट, 89.5 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। पीटीसी अगर आप खरीदते हैं तो यहां पर आप टारगेट रखें 120 का पहला, उसके बाद पोजिशनल आधार पर 124 का टारगेट हो सकता है, नतीजे बेहतर हैं। एनटीपीसी पे आज का टारगेट है 177, स्टॉप लॉस 172 का लगाना होगा। स्टॉक है बीएलएस इंटरनेशनल, अपने मार्केट कैप के लिहाज से जो रिजल्ट्स इस कंपनी ने पोस्ट किए वो काफी बेहतर हैं। आज का टारगेट है 205, स्टॉप लॉस 180। वरुण बेवरेजेस पे आज का टारगेट 540 है, 520 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। नतीजों का इंपैक्ट वरुण बेवरेजेस पे देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स डीवीआर टूट सकता है आज, नतीजे अनुमान के मुताबिक नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट पे एडीआर 8% गिरा है टाटा मोटर्स का, 330 का टारगेट टाटा मोटर्स डीवीआर पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाल्को हिंडाल्को खरीदारी के कैंडिडेट्स होंगे, दोनों ही स्टॉक पे तेजी बनाई जा सकती है। वोल्टैम्प नतीजों से पहले एक्टिव हो सकता है, 1155 का टारगेट रहेगा, 1128 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और बतौर सुपर हिट शेयर मेरे डार पर है पीसी ज्वेलर, जिसमें 307 का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट है 315, स्टॉप लॉस 295। टाटा मोटर्स के साथ मैंने शुरुआत करी थी, बिकवाली कर सकते हैं, एडीआर 8% टूटा है और वन टाइम गेन को अगर एडजस्ट करें तो कंपनी घाटे में आपको नजर आएगी। 405 का लक्ष्य होगा आज के लिए। ईएल एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफा बढ़ा है, 160 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। मन इंफ्रा मुनाफा इसका 3 गुना बढ़ा है, तो अच्छी अर्निंग्स के दम पे आज खरीदारी हो सकती है। 6750 का टारगेट प्राइस होगा। औरोबिंदो फार्मा स्पेस में अब तक कह सकते हैं कि सबसे अच्छे नंबर्स इस कंपनी ने पोस्ट करे और ब्रोकरेज इसे अपग्रेड कर रहे हैं, टारगेट प्राइस बढ़ा रहे हैं। आज के लिए 705 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। जीएमडीसी में भी मुनाफे में 50% से ज्यादा की बढ़त आई है, 143 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। एनएमडीसी एक और मेटल स्पेस की कंपनी जिसके नंबर्स कल आए हैं, चारों पैरामीटर्स पे नंबर अनुमान से बेटर आए हैं, तो खरीदारी करें तो आज के लिए 132 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। वाटेक विभाग में भी नंबर्स काफी अच्छे देखने को मिले, मार्जिन बढ़े हैं, 642 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। इलाहाबाद बैंक में लेकिन बिकवाली करें, कुछ चुनिंदा बैंक्स पे आज हो सकता है कि बिकवाली के ट्रेड्स देखने को मिले। 67 रुपए का टारगेट प्राइस होगा, 6950 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। वाटर बेस एक छोटी कंपनी है, इस कंपनी का मुनाफा 51% बढ़ा है, 13.5 करोड़ के नंबर आए हैं, 115 रुपए का टारगेट लेकर खरीदारी करें। और बतौर सुपर हिट फिनोलेक्स केबल्स, इस कंपनी के मुनाफे में भी 52% की बढ़त आई है, 515 रुपए का टारगेट प्राइस, 486 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। तो ये वो पिक्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, लेकिन संकेत जो है दे आर नॉट लुकिंग गुड। निफ्टी 9900 के नीचे है, हमने देखा अभी अभी एसजीएक्स निफ्टी भी 9900 के नीचे फिसला था, और जो बाकी एशियन इंडाइसेस हैं वहां पर वीकनेस बढ़ी है, बिकवाली एशियन मार्केट्स में बढ़ी है, तो इसका इम्पैक्ट आएगा। अब आप देखिए जिन स्टॉक्स की हमने बात की थी, जैसे टाटा मोटर्स, ये 4-4.5% नीचे है इंडिकेटिव टिक्स में। आइशर मोटर्स अच्छे थे, नतीजे ठीक थे, बट इट फेल्ड टू डिलीवर एनी पॉजिटिव सरप्राइज, तो ये भी कोई बहुत ज्यादा आज मूव देगा नहीं। ऑन टॉप ऑफ इट देखना होगा कि जो आज नंबर्स आ रहे हैं, स्पेशली बीएचईएल, भारत फोर्ज, इन सब पर रुझान कैसा रहता है, और खासकर जो सेकेंड हाफ होगा ना मार्केट का, बाय देन मार्केट विल स्टार्ट फैक्टरिंग इन एसबीआई के कल नंबर्स अनाउंस होने हैं, तो इसमें क्या होगा इससे लेकर वैसे ही काफी स्पेकुलेशन चलते रहता है। तो हो सकता है कि एसबीआई भी आज लिमिटेड ही मूव दे, इफ एट ऑल अपसाइड ये दिखाता है तो, लेकिन इस समय तो चांसेस कम ही लग रहे हैं, क्योंकि जो पूरा बैंकिंग स्पेस है वो वैसे भी वीक लग रहा है। अब आज विवेक प्रॉब्लम यह है कि मार्केट के लिए ना इफ एट ऑल इसे कोई रिलीफ चाहिए या फिर थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए, ये बाउंस देने की कोशिश अगर करता भी है तो वो कहां से होगी ये समझ में नहीं आ रहा है। इफ यू लुक एट द लूजर्स राइट नाउ, देखिए मुझे लगता है ये फैक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ओवरऑल 2-3 दिन वीक रह सकते हैं, क्योंकि निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग टॉपिंग फॉर्मेशन बनाया है। मुझे लगता है रादर देन फाइंडिंग अ बाई अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, वी शुड वेट फॉर 2 to 3 डेज, और अगर निफ्टी में राइज आता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अगर मुझे लगता है 9935 से लेकर 9945 की रेंज निफ्टी में मिलती है, तो 9981 के स्टॉप लॉस साथ मैं सेल करना चाहूंगा 9850 और 9810 के टारगेट के लिए। मार्केट को मुझे लगता है अगर करेक्शन देखने को मिलता है और 9650 से लेकर 9600 की रेंज आती है, उस रेंज के बाद अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। फिलहाल फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी अवॉइड करनी चाहिए एटलीस्ट 2 से 3 दिन के लिए। हरिहर, आप टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स को किस तरह देख रहे हैं? I
think Vivek, broadly the JLR numbers are slightly below expectations, but जो profitability दिखाया Tata Motors ना, I think that has been much better than expectations. Or if you look at the stock, the stock has corrected from about 580 down to about 410 or 415. I don't remember the exact price. But I think definitely जैसे मैं देखता हूँ there is some amount of value that is coming in at these prices. तो यहाँ मुझे लगता है यहाँ से downside risk तो ज़्यादा नहीं है. But if you're a medium to long term investor, definitely I think it's a good value proposition. खैर वही है कि आज जैसे हरी कह भी रहे हैं कि अगर कोई प्रॉफिटेबिलिटी पर डालेगा भी नजर इस समय तो मे बी जल्दबाजी में खरीदारी नहीं करेगा. लेकिन आशीष, ये जो विवेक ने कहा, मैं उस पर आपकी राय जानना चाहूंगा कि क्या आपको ये सेल ऑन राइज मार्केट लग रहा है इस समय? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है ब्रॉडर ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव ही है, बट ये जो वोलेटिलिटी बढ़ रही है जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते हम इंडिया विक्स में जंप देख रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म मुझे लगता है डेफिनेटली एक इम्पैक्ट हो सकता है. अगर से बाजार किसी भी कारणों से 9750 की जोन में आता है तो मैं समझता हूं स्टॉक्स के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी. और काफी स्टॉक्स और या सेक्टर को आप देखेंगे जो एक स्ट्रक्चरल अपट्रेंड में, जैसे कि सीमेंट की हम बात करें तो बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो 52 वीक हाई पे खड़े हैं. इनमें अगर से 4-5% का करेक्शन होगा तो मुझे लगता है ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट होंगे, क्योंकि इनके अंदर मुझे लगता है आने वाले 3 से 5 महीने में कम से कम 15 से 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है. सेम मुझे लगता है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हम काफी स्टॉक्स है जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, जैसे कि टाइटन ने बहुत अच्छे नंबर्स पोस्ट किया. फ्यूचर रिटेल में हमने देखा है प्रॉफिट डबल हो गया. और स्टॉक के अगर से आप चार्ट्स देखेंगे तो सभी 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक ट्रेड करे. तो अगर से प्रॉफिट बुकिंग बाजार के अंदर में आती है और ये स्टॉक 5-7% गिरते हैं तो वहां पर एक अच्छी बाय ऑन डिप्स की रणनीति इन स्टॉक्स के अंदर बनाई जा सकती है. हरिहर, पिछले कुछ हफ्तों से कई एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि करेक्शन जरूरी है, करेक्शन आनी ही पड़ेगी, वैल्यूएशंस हाई हो गई हैं. क्या आप मानते हैं कि सेबी ने हाथ में दे दिया है करेक्शन? Yes, I think not exactly a market correction, विवेक. मेरे ख्याल से वैल्यूएशन का ज्यादा कुछ सवाल नहीं है, क्योंकि आप यदि पी देखोगे तो हिस्टोरिकल पी के आसपास है, एवरेज पी के आसपास है. सो इट्स नॉट लाइक 2008 और 2010 जब द एक्चुअल मार्केट पी हैड डाइवर्ज्ड बाय अबाउट 8 or 9 टाइम्स फ्रॉम द हिस्टोरिकल पी. आई थिंक वैसे कोई सिचुएशन नहीं है. शायद से सेबी का कंसर्न ये था कि मिड कैप स्टॉक्स और आईपीओस में स्पेकुलेटिव मार्जिन बबल काफी हो गया. तो आई थिंक दैट हैज प्रॉब्ली रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट. मेरे ख्याल से इन द मीडियम टर्म दिस शुड बी गुड फॉर द मार्केट्स. इस बीच ये भी देख लेते हैं कि जो इंडिकेटिव टिक्स में क्लोज हुआ है, फाइनल टिक्स जो आए हैं वो किस तरह के हैं. निफ्टी इसमें 35 पॉइंट नीचे है इंडिकेटिव टिक्स में 9872 पर. एंड जो लूजर्स हैं इसमें देखिए टाटा मोटर्स का डीवीआर तो 5.5% नीचे है. एंड जो ऑर्डिनरी स्टॉक है वो करीब 3.5% नीचे है. देन यू हैव इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो कि वीक है, अदानी पोर्ट वीक है, टाटा पावर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक, बॉश, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर वीकनेस है. एंड जो गेनर्स हैं उसकी लिस्ट छोटी है और इसमें सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं है. बट हाँ, ऑरबिंदो फार्मा है जो कि 4.5% ऊपर रह सकता है. लेकिन ओवरऑल दो स्पेस जहां पर हमने सबसे ज्यादा टर्बुलेंस देखा है आशीष, एक तो है फार्मा और दूसरा है रियल एस्टेट. इसमें आज आपकी कॉल क्या है? दोनों ही वीक रहेंगे मुझे लगता है अमीर, क्योंकि इसके अंदर में मार्जिन का भी एक बहुत बड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा. स्टॉक्स ऑलरेडी करेक्टिव मोड में आ चुके हैं, तो डेफिनेटली वीक बाजार में सबसे पहले कहीं लिक्विडेशन जब होता है तो इसी तरह के स्टॉक्स में देखने को मिलेगा. इसमें मुझे लगता है लुपिन के अंदर 900 के नीचे के भाव हमें देखने को मिल सकते हैं. डॉक्टर रेड्डी एक ऐसा स्टॉक है जहां मुझे लगता है कि भाव जो है वो 1950-1900 के स्तरों तक देखने को मिल सकते हैं. वहीं रियल एस्टेट स्पेस में मुझे लगता है कि डीएलएफ में के अंदर में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और स्टॉक कहीं ना कहीं 170-168 के लेवल्स को नीचे में टेस्ट कर सकता है. अब इन सब के बीच देखिए आज एक विडंबना देखिए विवेक कि आज एक लिस्टिंग भी होने वाली है एसआईएस की. एंड आई थिंक मोर देन दैट कल शायद कोचिन शिपयार्ड की भी लिस्टिंग है. तो ये जिस तरह के माहौल में लिस्टिंग हो रही है ना, सडनली जिनको अलर्ट हुआ होगा वो भी थोड़ा परेशान होगा कि करना क्या चाहिए यहाँ पर. लेकिन इस बीच और एक खबर आई थी विवेक, क्विकली आप कल फाइनेंस मिनिस्ट्री सोर्सेज की तरफ से खबर आई थी कि सेबी शायद कुछ एक कंपनीज, शेल कंपनीज की जो करार दिया गया है उसमें से कुछ एक में ट्रेडिंग अलाउ कर सकता है अगले हफ्ते. और सैट में अब देखिए आर्ग्यूमेंट्स जिस तरह की हो रही हैं, आई मीन हाउ आर यू असेसिंग सेबी का केस जो है? ऑनेस्टली मिहिर, हम पिछले 2 दिन से इस पर बात कर रहे हैं. आई थिंक 20-25 साल से जो सेबी को मैं देख रहा हूँ, बहुत मिस्टेक्स किए हैं सेबी ने. दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट इट हैज मेड. जिस तरह से इसको किया है सेबी ने,
इतना एक इमेच्योरिटी दर्शाता है एक मैच्योर रेगुलेटर को। और मैं मानता हूं कि इस तरह से कमेंट्री अगर आप बहुत ही स्ट्रांगली फील करें तभी आप करेंगे एक रेगुलेटर पे। आप देखिए, आपको सरकार एक लिस्ट भेजती है, आपके पास वो लिस्ट 2 महीने से पड़ी हुई थी, अब आप स्टॉक एक्सचेंजेस को कह रहे हैं कि आप उसका ऑडिट करिए, फोरेंसिक करिए, तो आप क्या कर रहे थे 2 महीने से? बिल्कुल। और आपने एकदम से बैन कर दिया। आप देखिए, जैसे सत्यम भी केस हुआ था जहां पे लगा कि एक प्रमोटर का एक फ्रॉड है और कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉइज को उसकी खामी नहीं भुगतनी चाहिए, तो सरकार मूव्ड एंड डीलिंक्ड द 2 केसेस। और यहां पर 9,000 करोड़ वर्थ है ये। अगर ये गिल्टी हैं तो बेशक आप उन्हें हैंग करिए, लेकिन जिस तरह से बिना इन्वेस्टिगेशन के, आप खुद ही कह रहे हैं अब कि स्टॉक एक्सचेंजेस आप करिए इन्वेस्टिगेट, स्टॉक एक्सचेंजेस आर नॉट पासिंग द बक बेसिकली। तो ये आप जो डिसीजन आपने लिया या बाद में भी ले सकते थे। मुझे लगता है कि सैट की जिस तरह से कल आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं और ऑब्जर्वेशंस आई हैं, और एक ही चीज पूछी उन्होंने कि आपने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्यों नहीं फॉलो क्यों नहीं किया इसमें। और कोर्ट्स इस पे बहुत ही एक स्ट्रिक्ट व्यू लेते हैं, जहां देखते हैं कि अगर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हुए। बिल्कुल। चलिए, इस बीच बाजार खुलने वाला है, तो ये सारे हेडविंड्स हैं मार्केट के सामने, राइट फ्रॉम सेबी टू डोकलाम स्टैंड ऑफ टू द वॉर मॉन्गरिंग बिटवीन यूएस एंड नॉर्थ कोरिया। इन सब के बीच जो इसका लाल निशान जो दिखेगा वो दिखेगा मार्केट में, और वो दिख भी रहा है। आज कमजोर ओपनिंग, कमजोर 37 पॉइंट नीचे 9870 पर निफ्टी खुला है, और सेंसेक्स 115 पॉइंट नीचे 31,670 के लेवल पर है। निफ्टी बैंक 75 पॉइंट नीचे है, 24,300 के नीचे ये इस समय ट्रेड कर रहा है। सो वीक ओपनिंग। लेट्स टेक अ लुक एट लूजर्स। निफ्टी 42 पॉइंट नीचे है, इसमें टाटा मोटर्स का डीवीआर है जो कि 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। टाटा मोटर्स इटसेल्फ 4% नीचे इस समय है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 1% नीचे, अदानी पोर्ट 1.25% नीचे, सन फार्मा 0.25% नीचे, 465 का लेवल। यहाँ पर इस काउंटर की सीरियस हैमरिंग हो रही है, जिस तरह से काउंटर टूट रहा है लगातार। और बाकी जो लूजर्स हैं उन्हें आप देखिए, बीपीसीएल आज भी 1% नीचे, ओएनजीसी ऑलमोस्ट 1% नीचे है, अल्ट्राटेक सीमेंट ये करीब 1% नीचे, हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। ये सारे ही ऐसे काउंटर्स हैं जो कि आज बाजार के मूड को ख़राब कर रहे हैं। एंड आई थिंक अगर इसी तरह से चला तो 9850 किसी भी समय टेस्ट हो सकता है। अब फार्मा स्टॉक्स को देख लेते हैं। सन फार्मा है आज का टॉप लूजर, ऑरबिंदो फार्मा पर अलग ट्रिगर है तो वो 4% ऊपर इस समय, लेकिन बाकी स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीफ कहीं पर देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज फ्लैट है, बायोकॉन नेगेटिव है, सिंजीन ये करीब 0.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक इसको देखिए, ये ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा पॉइंट्स नीचे इनफैक्ट इस समय, यानी करीब 0.5% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो ये तीन जो की ड्राइवर्स हैं या फिर पिलर्स हैं, निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक, तीनों में आधे % की गिरावट। एसबीआई 300 के लेवल पर है, आईसीआईसीआई नेगेटिव है, बाकी काउंटर्स में पीएनबी, इलाहाबाद बैंक सारे ही अगर आप लूजर्स को देखेंगे तो सेंटिमेंट यहाँ पर ख़राब है। मिड कैप बैंकिंग ये भी लाल निशान में है। इनफैक्ट रियल एस्टेट को एक बार देख लेते हैं, और पूरे फार्मा स्टॉक्स को तो हमने देखा ही, वहाँ पर सेंटिमेंट ख़राब है। रियल एस्टेट पर कल हमने देखा था, देखिए एचडीआईएल, कल हमने मैनेजमेंट से बात भी की थी, तो ये रीबाउंड तो दे रहा है, लेकिन बाकी जो पूरा स्पेस है उसमें कोई खास कन्विक्शन इस समय देखने को नहीं मिल रहा है रियल एस्टेट स्टॉक्स को अगर आप देखें। और यही हालत वो डेट हेवी कंपनीज की भी है, जिस पर हम 3 दिन से लगातार फोकस कर रहे हैं। आज भी अगर आप देखेंगे ना इन डेट हेवी कंपनीज को, जो आई वुड से जो इंटेंसिटी थी सेल ऑफ की वो शायद थोड़ी कम हुई हो, लेकिन रुझान अब भी नेगेटिव है। आप सारे ही स्टॉक्स को देखिए, सुजलॉन, एचसीसी, यूनिटेक, जेपी के सारे ही स्टॉक्स, इनफैक्ट जीएमआर नेगेटिव है, जीवी के पावर 1.5% नीचे है। सारे ही स्टॉक्स कांस्टेंट इस समय सेलिंग प्रेशर देखते हुए। अदानी पावर 2.5% नीचे, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए तो आज वैसे भी अहम है दिन, क्योंकि एयरसेल के साथ जो मर्जर है उसे लेकर एनसीएलटी में हियरिंग है। अगर ये नेगेटिव हुई तो ये और बैकफायर करेगा इस पर। तो रिलायंस कम्युनिकेशन करीब 1.25% नीचे, एंड एज एक्सपेक्टेड कमज़ोर ओपनिंग यहाँ पर 9876 के आसपास। मार्केट की ब्रेथ तो है ही नेगेटिव। एबीजी शिपयार्ड को आप देखिए, ये भी करीब 0.25% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। अब निफ्टी में रिलीफ अगर किसी स्टॉक पर है या जहां से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो फॉल को थोड़ा रिस्ट्रेन कर सकता है, तो एक तो टाटा स्टील है जो कि 1% ऊपर है, और इनफैक्ट पूरे मेटल स्पेस को आप देखें तो रुझान ठीक है यहाँ पर। इसके अलावा आप देखिए इन्फोसिस है जो कि हरे निशान में है, एंड देन यू हैव विप्रो
जो कि हरे निशान में है। HDFC लिमिटेड और जी एंटरटेनमेंट, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि हरे निशान में है, लेकिन इसके अलावा किसी की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन इस समय नहीं आ रहा है या फिर सपोर्ट नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे आशीष आज की ओपनिंग पर आप? जी बिल्कुल, एक्सपेक्टेड लाइन पे मुझे लगता है कि डल ओपनिंग है और डेफिनेटली जब तक अब बाजार ऊपर में 9,960 के स्तरों को क्रॉस नहीं करता तब तक के मुझे लगता है कोई भी रिकवरी जो है वो फिजल आउट हो सकती है। नीचे में मुझे लगता है 98, 80, 9900 के नीचे अगर से बाजार सस्टेन हुआ तो 100 से 125 पॉइंट की गिरावट निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर पे अगर से कोई स्पेस जो इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है तो वो मिडिल स्पेस है। इसके अंदर मुझे लगता है हिंडाल्को और हिंद जिंक, ये दो स्टॉक मुझे लगता है एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। वहीं अगर से कुछ वीकनेस की बात करें तो मुझे लगता है क्लियरली जैसा आपने कहा रियल एस्टेट स्पेस में अगर से कोई भी रिकवरी आएगी तो वहां पर पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और DHFL जैसे स्टॉक जहां पर पे एक अच्छा खासा बिल्डअप शॉर्ट साइड पे बना है, वहां मुझे लगता है कि वीकनेस के साइन देखने को मिल रहे हैं। हरियार, अगर बैंकिंग सेक्टर को देखें, इनफैक्ट इफ यू जस्ट लुक एट द निफ्टी बैंक इंडेक्स, आई थिंक इट्स ऑलरेडी डाउन अबाउट 800-900 पॉइंट्स इन जस्ट द लास्ट फ्यू डेज। 25,000 पे था, अब 24,200 तक पे आ गया है। इस सेक्टर में आप कंटिन्यूइंग स्ट्रेस देखेंगे इन बैंक्स पे, PSU बैंक्स पे खासकर? आई थिंक वी कुड सी स्ट्रेस ऑन बोथ, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स एक्चुअली पिछले 2-3 महीने में आई थिंक काफी रनअप कर चुके हैं। फिर बीट कोटक और येस बैंक और ICICI बैंक, आई थिंक ये सारे बैंक्स काफी रनअप कर चुके थे, जहां पे वैल्यूएशन कंसर्न्स एट वंस अगेन स्टार्टेड कमिंग। तो आई थिंक private banks I believe should be under pressure. PSU banks actually could be a slight difference, because हमारा मानना है कि in this particular quarter PSU banks could actually give good results. So I think PSU banks could be kind of a, it can't get worse from this kind of a syndrome. So private banks we are worried. I think valuations are a little steep, but PSU banks definitely, I think if you are looking at value 6 months down the line, मुझे लगता है PSU banks में there are quite a good number of opportunities. In fact आपने ये जो बात कही ना विवेक, आप देखिए 2 अगस्त को अगर आप निफ्टी बैंक को देखते हैं, 2 अगस्त को इसने 25,200 का हाई हिट किया था और वहां से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स रिट्रेस हो चुका है। तो एंड वी आर ऑन 10th अगस्त, अभी तो मतलब 7-8 दिन में ही आप देखिए। और यही रुझान बाकी इंडाइसिस पर भी इस समय देखने को मिल रहा है। जब और आप देखिए सेंसेक्स भी 1000 पॉइंट रिट्रेस हो चुका है 2 अगस्त को इसने जो हाई हिट किया था वहां से। तो ये अब आशीष थोड़ा बहुत कंसर्न ये रहेगा कि जो अभी तक टेंडेंसी थी मार्केट की कि इवन ऑन अ नेगेटिव न्यूज एक दिन भले ही गिरावट देख ले पर ये दूसरे दिन बाउंस बैक दे देता था। अब आज का जो दिन है ना वो लगातार चौथा दिन होगा एंड आई थिंक पिछले 1.5 महीने में पहली बार बैक टू बैक 3 सेशंस में इंडियन मार्केट में सेल ऑफ था। आज चौथा दिन भी लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज देखिए जैसे ही थोड़ा भी सपोर्ट ले रहा है ना निफ्टी तो हायर लेवल्स पे फिर सेलिंग आ रही है, फिर से 45 पॉइंट नीचे है निफ्टी। बिल्कुल, मेरे जैसे मैंने कहा कि ये अब थोड़ा सा सेल ऑन राइज का मार्केट हो गया है और जब तक अब आप स्ट्रांगली 10,000 के स्तर को क्रॉस होते हुए नहीं देखेंगे, मुझे लगता है बाजार अगर से 40-50 पॉइंट की रिकवरी ड्यूरिंग द मार्केट अगर से दिखा भी देता है तो वहां पर पे काफी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा और जिसका इंपैक्ट मुझे लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स के अंदर देखने को मिलेगा। जहां तक के निफ्टी का सवाल है, देखिए और वैसे भी इसने 9900 के नीचे सस्टेन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है धीरे धीरे 9760 9750 के लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। विवेक, आप लोअर लेवल पे क्या सपोर्ट देख रहे हैं निफ्टी का? देखिए मुझे लगता है 9800 पे काफी क्रूशियल सपोर्ट है। पिछली बार हमने जो स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखा था वो 9800 से देखने को मिला था, जहां से ऑलमोस्ट 10,130 तक का हाई मारा था निफ्टी ने। मुझे लगता है 9800 पे एक एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है और वहां से निफ्टी थोड़ा बाउंस बैक कर सकती है। एनीवेज एक बार मार्केट की ब्रेथ भी देख लेते हैं। चलिए, ओपनिंग तो वीक हुई थी, अब 9860 पर है निफ्टी और जो टाटा मोटर्स का प्रेशर है ना वो पूरे ऑटो इंडेक्स को भी ड्रैग कर रहा है। तो अगर आप निफ्टी का ऑटो इंडेक्स देखेंगे ये भी करीब 1.5-2% नीचे। अब ब्रेथ भी देखिए आप, ऑलमोस्ट एक बढ़ने वाले काउंटर के सामने 3 काउंटर्स ऐसे हैं जो नुकसान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। इस तरह का रेशियो है इस समय मार्केट में और अभी तो ओपनिंग हुई है। BSE पर भी देखिए जो रुझान है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो ये जो एशियन वीकनेस है वो यूरोप में अगर एक्सटेंड होती है, यूरोप में भी कमज़ोरी ही रहती है। एंड अज्यूमिंग आशीष की शायद 9850 भी ब्रीच हो जाता है
तो फिर इंट्राडे बेसिस पर आप अगले कौन से लेवल पर नजर रखेंगे? वुड यू लुक एट समथिंग लाइक 98.20? देखिए, मेरा ये मानना है, मेरे घर से मार्केट 98 के लेवल्स को ब्रेक कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गिरावट का जो साइन है उसके अंदर में बढ़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्जिन के प्रेशर काफ़ी देखने को मिलेंगे। मैं समझता हूँ 9760 9750 के लेवल्स 9850 के नीचे देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की एक फॉल देखने को मिल सकती है। ऊपर में अब जब तक के 10,000 के लेवल्स नहीं क्रॉस होंगे, मुझे लगता है वीकनेस जो है वो बाजार के अंदर में बनी रहेगी। हरिहर, मेटल्स में हमने काफी स्ट्रेंथ देखी एज अ सेक्टर, इसके अलावा कोई और ऐसे सेक्टर्स जहां पर आपको अभी इन लेवल्स पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है फ्रॉम अ 6 month 1 year काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव? विवेक, आई थिंक मेटल्स, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। जिस तरह से चाइना ने अपना प्रोडक्शन कट किया है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के कारण डिमांड बढ़ रहा है, आई थिंक मेटल्स विल कंटिन्यू टू बी अ बिग पिक ओवर द नेक्स्ट 1 year। इसके अलावा इफ आई हैव टू सेलेक्ट वन सेक्टर वेयर आई सी अपॉर्चुनिटीज, मेरे ख्याल से दैट इज द एफएमसीजी स्पेस। सी दिस स्पेस इज गोइंग टू बी अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ द जीएसटी। इनके काफी हद तक जो लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है इस पर रिवैम्प होंगे, और आई थिंक जो वैल्यू इनमें मिसिंग था, आई थिंक दैट शुड ग्रेजुअली start coming out. So, stocks like Marico, stocks like Hindustan Unilever, I'm not a big fan of ITC, but definitely stocks like Hindustan Unilever and Marico, मुझे लगता है they're extremely good stocks to accumulate these prices. आप कह रहे हैं कि इन स्टॉक्स में अभी जो वैल्यूएशंस हैं अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि कईयों का मानना था कि एक्सपेंसिव हो गए। सी एक्सपेंसिव इसलिए हो गए थे कि आई थिंक दिस कंपनीज आर नॉट एबल टू गेट टॉप लाइन ग्रोथ, पर आई थिंक जैसे हमने लास्ट 2 क्वार्टर में देखा है, टॉप लाइन ग्रोथ इज ग्रेजुअली कमिंग बैक। तो आई थिंक एक बार ग्रोथ आ गया तो आई डोंट थिंक द पी रेशियो शुड बी मच ऑफ अ कंसर्न फॉर द मार्केट्स। इस बीच एक बार कैश के गेनर्स को देख लेते हैं। कैश के गेनर्स को आप देखिए, इसमें कुछ एक काउंटर्स जिस पर मूव है। एक तो है गोवा कार्बन, ये करीब 5% ऊपर है। HDIL कल मैनेजमेंट ने जब से क्लैरिफिकेशन दिया है तब से मूव ठीक ठाक है, तो ये आज भी चल रहा है। अशोका बिल्डकॉन यहाँ पर मजबूती है। आज औरबिंदो अच्छी वॉल्यूम्स के साथ चला है, ये कैश गेनर्स की लिस्ट में काफ़ी आगे है आज। और कुछ काउंटर्स में आज SRF पर बाउंस देखने को मिला है, ये करीब 3% ऊपर है। GMDC ये 3% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ एक पॉकेट्स हैं जहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। इसमें कोई ट्रेड आप लेना चाहेंगे क्या आशीष कहीं पर? देखिए, इसी स्पेस में मुझे लगता है NMDC के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है मेटल्स में, जहां पर पे रिजल्ट के बाद आज एक अच्छा उछाल हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये रैली थोड़ी सस्टेन होती हुई नजर आएगी। स्टॉक कहीं ना कहीं 135 136 के लेवल्स को छू सकता है। नीचे में 127 के एक स्टॉप से मुझे लगता है NMDC में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। इस बीच एक बार बजाज ऑटो को देखते हैं। हरी, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट इस तरह का है, इसमें एक जो अनाउंसमेंट आई थी इनकी तरफ से ट्रायम्फ के साथ जो इन्होंने टाई अप किया है उसकी, वो शायद थोड़ी बहुत डाइल्यूट हो गई। बट इसे आप कैसे देखते हैं इस समझौते को? एंड इज इट टाइम टू चेंज व्यूज ऑन बजाज ऑटो, या फिर थोड़ा और टाइम देना चाहिए? 1-2 क्वार्टर के बाद मे बी वन कैन टेक अ कॉल। नहीं मीर, मैं तो फिलहाल बजाज पे कॉशियस रहूंगा, और इसके 2 कारण हैं। देखिए, आप बजाज का सेल्स मिक्स देखोगे तो इनका लगभग 50% एक्सपोर्ट सेल्स और 50% डोमेस्टिक है। और द फनी पार्ट इज, जो कंपनी 40 साल तक लीडर था, टुडे इट्स इन नंबर 4 पोजीशन एज फार एज द डोमेस्टिक मार्केट इज कंसर्न। नंबर 1 पे हीरो है, नंबर 2 पे होंडा है, नंबर 3 पे टीवीएस मोटर्स है। तो डोमेस्टिक मार्केट में बजाज नाउ स्टैंड्स बिलो टीवीएस मोटर्स। इंटरनेशनल मार्केट में इनका खास करके जो एक्सपोर्ट मार्केट है, जैसे अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, these are oil driven markets। तो इमीडिएट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे कोई विजिबिलिटी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आई वुड कंटिन्यू टू बी नेगेटिव एज फार एज बजाज ऑटो इज कंसर्न्ड। आशीष, 4 या 5 ऐसे स्टॉक्स जो आपको ऐसे बाजार में भी पॉजिटिव दिख रहे हैं इस वक्त? देखिए, वो क्लियरली कुछ स्पेस है जहां पर पे हमें बाइंग देखने को मिल रही है। उसमें सबसे पहले मेटल स्पेस है, जिसमें मैंने NMDC के बारे में बात की। हिंदुस्तान जिंक, मुझे लगता है जिस तरह के जिंक के प्राइसेस में स्टेबिलिटी है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक जल्दी 10 से 12% का इजाफा दिखा सकता है मौजूदा स्तरों से। तो यहाँ पर पे एक लॉन्ग रिकमेंडेशन हम देना पसंद करेंगे। FMCG स्पेस में मुझे लगता है डाबर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। जब से रिजल्ट आया है उसके बाद हम देख रहे हैं काफी बाइंग इंटरेस्ट इस स्टॉक में बना हुआ है, जबकि वॉल्यूम ग्रोथ के टर्म्स में या
नंबर के टर्म्स में शायद उतना थोड़ा डिसअपॉइंट किया, बट कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है, जिसके चलते हम देख रहे हैं 300 के स्तरों के आसपास इस पे अच्छी बाइंग आ रही है। तो ये मुझे लगता है आने वाले समय में 15-16% की एक अपसाइड मौजूदा स्तरों से दिखा सकता है। तो डाबर एक हमारा टॉप पिक होगा एफएमसीजी स्पेस में। सीमेंट स्पेस में मुझे काफी इंटरेस्ट नजर आ रहा है। इसके अंदर में अंबुजा सीमेंट और श्री सीमेंट, ये दो स्टॉक है जहां पे मुझे लगता है कि 15 से 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो ये वो क्वालिटी स्टॉक है जो मुझे लगता है कि डिप्स के अंदर में अगर से कोई बाय करता है तो नेक्स्ट 2 से 3 महीनों में एक अच्छे रिटर्न्स इन स्टॉक से आते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। इस बीच एक बार निफ्टी बैंक को देखते हैं। ये पिछले जो बढ़त थी वो तो गवाई है इसने, और ये पिछले 3 महीने के सबसे निचले लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट, क्योंकि एसबीआई के नंबर्स आने वाले हैं, अब वो जो टिपिकली विवेक मार्केट में देखने को मिलता भी है कि जो शुरुआती नंबर्स होते हैं ना वो जनरली थोड़े अच्छे होते हैं, एंड देन दोज नंबर्स स्टार्ट कमिंग अप जहाँ जिससे सेंटिमेंट खराब हो सकता है ना। एसबीआई इज अ बिग वन, और अगर वो डिसअपॉइंटिंग नंबर्स देते हैं या फिर एनपीए का आंकड़ा या फिर प्रोविजनिंग का स्लिपेजेस का कोई भी आंकड़ा जो कि बहुत अच्छा नहीं लगता है मार्केट को, तो आप क्या होता देख रहे हैं एसबीआई पर? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज जो एक्चुअल रनअप या आउट परफॉर्मेंस हमने देखा था वो दरअसल प्राइवेट बैंकिंग में था। पीएसयूज हैव लैग्ड, लेकिन डाउन साइड कितनी ओपन हो सकती है? देखिए एसबीआई मुझे लगता है ओवरऑल काफी स्ट्रांग है। बाकी पीएसयू बैंक्स ने निराश किया है, लेकिन एसबीआई को देखे तो मुझे लगता है टेक्निकली बहुत ज्यादा अपमूव नहीं आया, तो लेकिन काफी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। मुझे लगता है एसबीआई में अभी भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनती है। अगर कोई खराब न्यूज आती है एसबीआई में और थोड़ा करेक्शन देखने को मिलता है तो मुझे लगता है 295 से लेकर 290 के लेवल्स पे काफी स्ट्रांग सपोर्ट मिलेंगे और वहां से फिर से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो एसबीआई को लेकर मुझे लगता नहीं है कि एसबीआई बैंक निफ्टी के फॉल में ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। इस बीच एक बार हम इंडेक्स वाइज भी देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा भारी इस समय निफ्टी पर कौन पड़ रहा है। ऑब्वियसली टाटा मोटर्स है जो कि सबसे ज़्यादा नेगेटिवली इस समय अफेक्ट कर रहा है। ऑलमोस्ट आज जो निफ्टी की गिरावट है इसमें ऑलमोस्ट 11 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन अकेले टाटा मोटर्स की तरफ से है। देखिए इनफैक्ट ये 5.5% नीचे इस समय है, और ये अब अपने मई 2016 के लेवल पर जा चुका है टाटा मोटर्स। देन यू हैव आईसीआईसीआई जो कि 5 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एंड देन ऑब्वियसली स्टॉक्स लाइक आईटीसी या फिर एलएनटी वेदांता जो कि आज नहीं चल रहे हैं, जिनकी तरफ से रुझान नेगेटिव है। अब एक उम्मीद ये की जा सकती थी कि शायद रिलायंस या इन्फोसिस अगर थोड़ा आउट परफॉर्म करे तो उनकी तरफ से सपोर्ट मिल सकता है, पर वो खुद ही काफ़ी रेंज बाउंड है। रिलायंस पर हरी 1600 पर आप बाय करेंगे या फिर सस्पेक्टिंग अ लार्जर करेक्शन थोड़ा रुकना चाहिए खरीदारी के लिए? सी मेरे ख्याल से जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक स्पर्ट था वो स्टॉक में, आई थिंक दैट इज मोर और लेस ओवर। यदि आप पिछले 1 साल का चार्ट देखोगे तो 57 to 58% रिटर्न स्टॉक ने दिया है, और आई थिंक फॉर अ स्टॉक ऑफ दैट साइज दिस इज अ वेरी वेरी बिग रिटर्न। बिकॉज आप मार्केट कैप देखोगे, मैं वो दिन कैलकुलेट कर रहा था कि इन्होंने जितना पैसा जियो के अंदर डाला है उससे ज्यादा इन्होंने रिकवर कर लिया मार्केट कैप एप्रिसिएशन के नजरिए से। सो डेफिनेटली आई थिंक रिलायंस हैज रैलीड वेरी शार्पली इन द लास्ट 1 ईयर, और मैं मानता हूं यदि आपको खरीदारी करनी है तो एक डिप के लिए वेट कीजिए एंड वेट फॉर ग्रेटर क्लैरिटी ऑन जियो प्रॉफिटेबिलिटी इन द नेक्स्ट 2 or 3 quarters। अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि इस तरह की गिरावट में करना क्या चाहिए आपको, बिकॉज जैसे अभी आशीष भी कह रहे थे कि हो सकता है 9800 के नीचे का भी लेवल टेस्ट हो। अब आशीष अगर ऐसा होता है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो पैनिक में सेल ऑफ, और या तो फिर एक सेंसिबल लेकिन साइजेबल करेक्शन मार्केट में देखने को मिले, सिंपली बिकॉज हमने रनअप भी उस तरह का देखा है। ज़्यादा संभावना किसकी दिख रही है आपको? कहना मुश्किल है मेरे। डेफिनेटली देखिए जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस होते हैं तो उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा एक टफ कॉल हो जाता है डेफिनेटली। पर मैं ये जरूर समझता हूँ कि इस समय पे एग्रेसिव पोजीशंस बनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। बाजार में अगर से स्टेबिलिटी नहीं आती तो प्रिडिक्ट करके बाय ऑन डिप्स भी बहुत से स्टॉक्स में करना ठीक नहीं होगा। जैसे मैंने कुछ लिस्ट दी कुछ स्टॉक्स की, ये मुझे स्टेबल लगते हैं, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्ले है, कोई आपको बहुत ज्यादा ग्लोबल डिपेंडेंसी इन स्टॉक्स के अंदर में नहीं है। टेक्निकली इन स्टॉक्स के स्ट्रक्चर काफी अच्छे हैं। तो इन स्टॉक्स के अंदर में जैसे कि सीमेंट पे मैंने बात की, एफएमसीजी में बात की, कंज्यूमर
डिस्क्रिशनरी में हमने जैसे बात की कि फ्यूचर, रिटेल, टाइटन जैसे स्टॉक्स अगर से डिप आती है तो इन स्टॉक्स पे आप फोकस कीजिए। बाकी ब्रॉडली अब बाजार को आप थोड़ा सा मेरे हिसाब से लाइटर नोट पे ही प्ले करना ठीक रहेगा, क्योंकि करेक्शन डीपर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर से निफ्टी 9800 के नीचे सस्टेन होता है तो। हरिहर, अब तक की जो अर्निंग्स आई है उनको देखकर आपको क्या लग रहा है कि कितने और क्वार्टर लगेंगे पूरी अर्निंग रिकवरी देखने में? विवेक, आई थिंक अर्निंग्स रिकवरी कुड स्टिल बी अबाउट 2 or 3 quarters अवे, क्योंकि हमने पिछले 4-5 क्वार्टर में जो स्लाइट इंप्रूवमेंट देखा है दैट इज आई थिंक लार्जली बिकॉज ऑफ द डिविडेंड्स ऑफ चीप ऑयल। और शायद भारत का नसीब अच्छा है कि ऑयल कंटिन्यूज टू बी अराउंड $50 per barrel, सो दैट इज प्रोबेबली गिविंग अ स्पर्ट। टॉप लाइन ग्रोथ अब तक आ नहीं रहा है, आई थिंक दैट इज अ बिग कंसर्न, और शायद दैट कुड टेक अनदर 3 or 4 quarters। तो मुझे लगता है कि एक फुल फ्लेज रिकवरी देखने के लिए शायद और 3 क्वार्टर लग सकता है। इस बीच आप देखिए 1-2 काउंटर्स जैसे औरबिंदो फार्मा का अर्निंग्स के बाद कॉन कॉल था, वो होते होते अच्छी बाइंग देखने को मिली है। औरबिंदो फार्मा 5.5% ऊपर है, और एक काउंटर जहां पर बाइंग हुई है वो है सन फार्मा, ये करीब आज 2% ऊपर है, जबकि ओपनिंग वीक हुई थी यहाँ पर उसके बाद हमने देखा एक बाइंग इमर्ज हुई है। सन फार्मा, विवेक आपको कैसा लगता है इन लेवल्स के आसपास, क्या ये वैल्यू बाय है क्या? देखिए, मुझे लगता है सन फार्मा ओवरऑल टेक्निकली काफी बेरिश है, फिलहाल इसमें बाइंग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, सेल ऑन राइज की ही रणनीति बनती है। अगर उछाल देखने को मिलता है और स्टॉक 500 से लेकर 510 की रेंज में मिलता है तो मैं फिर से इसमें सेलिंग पोजीशन लेना चाहूंगा रेदर देन बाइंग पोजीशन। इस बीच देख लेते हैं आज जो लिस्टिंग होगी वो कैसी होगी, लेकिन SIS, हरी आपकी सलाह क्या होगी? SIS की आज लिस्टिंग होने वाली है, एक बार के लिए तो अगर मुनाफा होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो भी एक बार के लिए तो बेच देना चाहिए क्या? नहीं, आई थिंक कंसिडरिंग द मार्केट कंडीशन में मानता हूँ यदि आपको प्रॉफिटेबल लिस्टिंग मिल रहा है तो मेरे ख्याल से आपको बाहर निकल जाना चाहिए। फ्रैंकली मैंने ये स्टॉक को बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं किया, बट वॉट एवर आई अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल, मुझे लगता है कि ये स्टॉक को एक खास बड़ा वैल्यूएशन तो मार्केट में कमांड नहीं कर सकते। तो आई वुड बिलीव दैट आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको एक बार बुक करके निकल जाना चाहिए। हरिहर, जो डोमेस्टिक फ्लोज जिस तरह से आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, डायरेक्ट इक्विटी में, बट ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स में SIP रूट के जरिए, क्या आप मानते हैं कि ये अभी शुरुआत ही है और अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है और पैसा आने का? नहीं, बिल्कुल विवेक, आई थिंक यू आर बैंग ऑन व्हेन यू से ये शुरुआत है, बिकॉज आई थिंक दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स में वो दिन देख रहा था और माना जाता है कि अगले 3 साल में लगभग $75 बिलियन ऑफ रिटेल मनी विल कम इनटू द मार्केट, और लगभग ज्यादातर पैसा शायद SIPs और म्यूचुअल फंड्स के जरिए आएगा। आज की तारीख में हो क्या रहा है कि आप बाकी एसेट क्लासेस देखिए, जो डेट में इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, रियल एस्टेट डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत मुश्किल हो रहा है, आई थिंक गोल्ड में कोई रिटर्न्स नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली पीपल आर ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स इक्विटी। और आई थिंक ये जो डोमेस्टिक फ्लोज है ये शायद अगले 3 साल तक आई थिंक एट अ वेरी रोबस्ट लेवल कंटिन्यू करेगा। ऑल राइट, चलिए हरी, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। विवेक, आपका भी शुक्रिया, और आशीष आपका भी शुक्रिया। 50 पॉइंट नीचे निफ्टी 9858 पर, लेकिन अभी अभी इसने 9850 के लेवल को टेस्ट किया है। 9850 तक ये गया था और वहाँ से घूमा है वापस, लेकिन 9856 के आसपास 50 से ज़्यादा अंकों की गिरावट, यानी क्लियरली आधे % की डाउन साइड ऑलरेडी ओपन हो चुकी है निफ्टी पर। हमारे साथ संजीव भसीन जुड़े हैं IIFL से। संजीव, मॉर्निंग टू यू। आप तो काफ़ी समय से दे ही रहे थे चेतावनी, अब हमने देखा भी आज लगातार चौथा दिन है जब वीकनेस है मार्केट में, पर अब सवाल ये है कि बिकॉज हमने इतना अच्छा रनअप देखा है तो क्या हमें एक साइकोलॉजिकल तैयारी रखनी चाहिए फॉर लेवल्स बिलो 9500? हाँ, गुड मॉर्निंग मिहिर। हाँ, तो मिहिर, मार्केट्स हैव बीन इन अ बबल लाइक टेरिटरी, और आपको पता है ग्लोबली एक नॉन स्टॉप रैली आई है जो इक्विटी को बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट बना दिया है। हाउएवर, लाइक हमने आपको कॉशन दी कि यहाँ ग्रीड एविडेंट है, और वो आपको 3 चीजों से दिखती है। एक, जो मिड कैप की कार्नेज है, और ओवर लीवरेज ट्रेड्स में जो आप लॉसेस देख रहे हो। सो इट्स टेलिंग यू कि अगर आप मारुति और आइशर मोटर और हिंदुस्तान लीवर और रिलायंस को नहीं ले सके तो आप कैट्स एंड डॉग्स में खेलेंगे, और वहां पे फिर आपको मुश्किल पड़ेगी। नॉट विथ स्टैंडिंग जो आपके ये सभी के बैन वाले शेयर्स आए हैं, एंड सेकेंडली
earnings are not catching up the way market is pricing in. तो sum of parts में ये लगता है 95 and below is definitely on the cards, and I won't rule out a 10% correction in the next 2 months. So हमारा अंडरटोन यही है कि यहाँ पे ग्रीड एविडेंट है, कोई भी रैली मिले आप प्रॉफिट बुक कीजिए, लेट द मार्केट कंसोलिडेट, लेट इट करेक्ट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा 1-2 महीने स्टेबल मार्केट रहेगी, उसके बाद वी विल सी फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स मार्केट गैदरिंग सम मोमेंटम ऑन द बैक के अर्निंग्स एंड ग्लोबल क्यूज अगेन टर्न पॉजिटिव. तो इस दौरान संजीव पैसे तो आए जा रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के, वो तो इन्वेस्ट करते ही जा रहे हैं, नंबर्स जो हैं हर महीने और भी बढ़ते जा रहे हैं, और पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, और आप तो एक बहुत ही एक सबसे बड़ी शायद कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं जो रिटेल के स्पेस में है, तो वहां से जो पैसे आएंगे आप क्या कह रहे हैं कि मतलब ये लगेंगे नहीं इस लेवल पर मार्केट में, म्यूचुअल फंड शुड सिट ऑन कैश, किस तरह से जो लिक्विडिटी है इस पे आपकी क्या राय है? Liquidity will never be an issue. Even when markets sell off, there is huge amount of selling. Markets, if they have to go up, they will go. And if markets have to go down, a wall of liquidity will not stop that. But there has to be a fair value on what you are buying. You don't want to be sitting on assets where you have started to invest and after 6 months you see that NAVs are down 20%. So all I'm saying is don't get caught in the valuation trap. और जो सबकी एक मनोभाव है कि लिक्विडिटी विल राइज अगेंस्ट ऑल वॉल्स ऑफ वरी, दैट इज लिटिल डिस्कंसर्निंग. तो हमने तो अपना स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखा है, वेर एवर वी सी वैल्यू we will start to buy. As a disclosure, we were very bearish on ITC above 325 and the whole hoop hula was played around the GST. और हमें अब 270 रुपए पे ITC पे कल और आज में एक बहुत बड़ी कन्विक्शन कॉल निकाली है, क्योंकि भाव हमारे साथ है. आफ्टर 25% ITC करेक्शन, ITC is seeming excellent buy with a risk reward of a 20% upside by the end of the year. ऐसे ही नेस्ले पे हमने एक बाय निकाला है 6650 to 6700 on the back that this is one FMCG which is not done much, but it is one of the best plays on the consumption side as they diversify from Maggi noodles into other. So sum of parts is this, that आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है और आपको देखना है जहां आपको वैल्यू मिलती है, भाव आपके साथ है, वहां आपको लेना है. म्यूचुअल फंड इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आर जस्ट अ मैटर ऑफ रेटरिक. वी हैव सीन द बेस्ट ऑफ देम प्ले आउट. 10,000 पे म्यूचुअल फंड्स आल्सो हैव टू बी वेरी ऑफ हाउ दे विल डिलीवर ओवर द नेक्स्ट 6 to 9 months. बिल्कुल. खैर ये तो बात आपकी सही है कि कंसर्न्स तो उनके लिए भी होंगी, लेकिन एक चीज़ हम लोग आज ही एक डेटा देख भी रहे थे संजीव कि निफ्टी बैंक को अगर आप देखें, अब ये पिछले 7-8 दिनों में ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट रिट्रेस कर चुका है, लेकिन जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है उसने रनअप इस तरह का दिया था कि शायद अभी भी वो वैल्यूएशन वाइज हो सकता है एक कंफर्ट जोन में नहीं आए बहुत सारे वैल्यू बायर्स के लिए. अब अगर जो आप कह रहे हैं कि 2 महीने में मार्केट ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन दे सकता है, इस फॉल को लीड कौन करेगा? क्या ये प्राइवेट बैंक्स हो सकते हैं? मिहिर, बैंक निफ्टी 25,000 के ऊपर is trading at the lowest dividend yield ever in history. I mean, I would say last 10 years जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ. और स्टेट बैंक अगर डिपॉजिट रेट काट रहा है तो वो ये बता रहा है कि क्रेडिट में कोई एक्सपेंशन नहीं है. अब आप नंबर से एक लोन को फिर यू रोल इट ओवर, तो इट बिकम्स एन एसेट एंड यू शो दैट एज एन इनकम. आई एम नॉट डाउटिंग द स्प्रेड्स बिकॉज यील्ड्स हैव बीन लो, बट क्रेडिट इज नॉट पिकिंग अप. और साथ में आपके पास रोज अटकली आ जाती है, एनसीएलटी इज गोइंग टू सेल दीज एसेट्स एंड बैंक्स आर गोइंग टू. सो देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. ऑल वी आर सेइंग इज Bank Nifty is a proxy to the market going up because credit was supposed to expand and earnings were supposed to play catch up with bond yields and cost of money at the lowest. अब वो cost of money low होने से credit expand नहीं कर रहा और एक valuation comfort जैसे आपने कहा प्राइवेट बैंक्स में उस तरह का है नहीं. तो अगर मैंने कहा ना 5-6 शेयर्स पे ही सारा बाजार चलना है तो फिर the breadth will become very very narrow and difficult. So I think the broader market आपको दिख ही रहा है मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह का करेक्शन और कारने जा रहा है, वो एक लार्ज कैप्स में भी स्प्रेड होएगा. बिल्कुल ये दिख भी रहा है. आज भी आप देखिए निफ्टी अब 9850 को फिर से एक बार ब्रीच करने की तैयारी में है, लेकिन मिड कैप जो है वो ऑलरेडी 180 पॉइंट डाउन है. हमने बहुत ज्यादा टर्बुलेंस इस बार देखा है फार्मा स्टॉक्स में देखने को मिला है. न्यूज फ्लो भी काफी वॉलेटाइल रहा है.
एंड कुछ हद तक कंफ्यूजन है इन्वेस्टर्स के मन में कि फार्मा स्टॉक्स में अब करे क्या। तो आज हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ संदीप हैं। सबसे पहले तो कुछ एक जो की हाइलाइट्स रही हैं कुछ एक कंपनीज पर, वो बताने के लिए बताइए संदीप। शुक्रिया मेहर। देखिए ओवरऑल अगर आप अर्निंग्स को जो नंबर्स आए हैं अभी तक Q1 के फार्मा कंपनीज के, उसमें अगर आप औरोबिंदो फार्मा को छोड़ दें जिसके नंबर्स अनुमान से बेटर आए हैं, अभी तक जितने भी कंपनीज के नंबर्स आए हैं वो अनुमान से खराब रहे हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो आप आउटलुक की बात कर रहे हैं, जो ज़्यादातर कंपनीज की कमेंट्री है वो काफ़ी वीक रही है। उसमें साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि जो यूएस में प्राइसिंग प्रेशर है जिसका बड़ा इंपैक्ट इस बार नंबर्स में देखने को मिला था, वो हो सकता है कि कम से कम 2 से 3 तिमाही तक आगे भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर आप औरोबिंदो फार्मा की बात करें जिसके नंबर्स तो अच्छे आए हैं, लेकिन उनकी कमेंट्री अगर आप ध्यान से देखें तो उनका ये कहना है कि चुनिंदा दवाओं की जो बिक्री है उसमें कुछ डिलेज देखने को मिले इस क्वार्टर में, जिस वजह से नंबर्स पे इंपैक्ट देखने को मिला। और यूएस में जो प्राइसिंग प्रेशर है वो अगली 2 से 3 तिमाही तक आगे भी जारी रह सकता है। तो नो डाउट नंबर्स अच्छे रहे हैं, लेकिन जो प्राइसिंग प्रेशर है वो यूएस में आने वाली 2 से 3 क्वार्टर्स में और देखने को मिल सकता है। और इनका एक यूनिट 4 है यूएस एफडीए से की अप्रूवल है, उसका वेट कर रहा है, जिसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं नंबर्स में आने वाली तिमाही में भी हो सकता है। इसके अलावा नैटको फार्मा नंबर्स के बाद कल हमने देखा था 9% के आसपास की गिरावट थी, और इनका जो यूएस में पार्टनर है माइलन, उसके नंबर्स के बाद अगर आप देखें उन्होंने अपना जो CY17 का गाइडेंस है उसे कट किया है। उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है जेनरिक स्पेस में, हो सकता है कि ग्लोबली जो दवाओं की कीमतें हैं उसमें करीब 5% तक, और नॉर्थ अमेरिका में जो दवाओं की कीमतें हैं उसमें करीब 10% तक की जो कमी है वो देखने को मिल सकती है। और उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से यूएस एफडीए का रुख काफी कड़ा हुआ है, उससे हो सकता है कुछ जो की प्रोडक्ट्स हैं उनके लॉन्च में भी डिले हो सकता है। 2017 में कई ऐसे अहम प्रोडक्ट्स हैं जिनका लॉन्च ये कंपनी करने वाली थी, अब वो 2018 तक शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डीज की बात करें, नंबर्स तो कमजोर रही हैं, मैनेजमेंट ने भी माना है कि उनके एक्सपेक्टेशन से कमजोर थे। प्राइसिंग दबाव ये भी मानते हैं कि आगे जारी रह सकता है, और कुछ जो नए की प्रोडक्ट्स हैं उनके लॉन्च में देरी देखने को मिल सकती है। कंपटीशन बढ़ने से डॉक्टर रेड्डीज भी मानता है कि इनकी जो कुछ की दवाएं हैं उनमें जो प्राइसिंग प्रेशर है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। लुपिन में भी अगर आप देखें तो लुपिन ने साफ तौर में अपनी कमेंट्री में ये माना है कि चुनिंदा दवाओं पर जो प्राइसिंग दबाव का खतरा है वो अब भी बरकरार है। यूएस में नो डाउट प्राइसिंग प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन अब भी यहां से सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, ऐसा लुपिन की कमेंट्री में नहीं देखने को मिला है। और एक ग्लोबल कंपनी टेवा जो कि सबसे बड़ी जेनरिक कंपनी दुनिया की, उसके नंबर्स की बात हमने कुछ दिन पहले करी भी थी। दूसरी बार ऐसा हुआ है नंबर्स के बाद उन्होंने अपना जो पूरे साल का गाइडेंस है उसे कट किया है, और इनफैक्ट उन्होंने 7,000 लोगों की छटनी की बात भी करी है, और अगले साल तक 15 फैक्ट्रीज बंद करने की बात भी करी है। तो ओवरऑल ना केवल इंडियन कंपनीज बल्कि अगर आप ग्लोबली कंपनीज की बात करें तो उनके नंबर्स खराब रहे हैं, अपने जो गाइडेंस है उसे कट कर रहे हैं, और जो आउटलुक वो दे रहे हैं कम से कम 2 से 3 तिमाही, और कुछ कंपनियों ने तो CY18 के एंड तक ये माना है कि जो प्राइसिंग दबाव है वो यूएस में जारी रह सकता है। तो ओवरऑल हो सकता है नंबर्स औरोबिंदो फार्मा के केस इन पॉइंट है जहां पे अच्छे रहे हैं, लेकिन अब भी जो आउटलुक जो कंपनियां पेंट कर रही हैं वो काफी कमजोर नजर आ रहा है। चलिए इस पर हम सरबजीत कौर हमारे साथ मौजूद हैं नागरा, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट को देख लेते हैं, बिकॉज सडनली जो सेल ऑफ है ना वो और इंटेंस हो गया है। तो आप देखिए ऑलमोस्ट 65 पॉइंट्स नीचे इस समय निफ्टी है 9841 पर, लेकिन ये अभी हम इनफैक्ट जब ये लिंक के पहले बात कर रहे थे उस समय 200 से कम अंकों की गिरावट थी मिड कैप में, अब ये सडनली 270 पॉइंट नीचे है, एंड निफ्टी बैंक 160 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स भी 200 पॉइंट नीचे। तो सारे ही जो इंडाइसेस हैं अपने लो पर हैं, और निफ्टी इनफैक्ट 21 जुलाई के बाद के सबसे निचले लेवल पर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो सेल ऑफ काफ़ी एग्रीवेट हुआ है आज। फार्मा में हालांकि थोड़ी बहुत रिलीफ है। सरबजीत, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है? जो नंबर्स हमने देखे फार्मा स्टॉक्स में, और जिस तरह का हमने हशर होते हुए देखा ऑफ स्टॉक्स लाइक सन फार्मा एंड ऑल, आप क्या कर रही हैं इस समय इन स्टॉक्स में? देखिए फार्मा में जो इवेंट्स हुए हैं उनमें मेन एक तो इवेंट हुआ है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ यूएस की प्राइसिंग प्रेशर की वजह से और इंडिया में जीएसटी की वजह से। सो जीएसटी तो नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड मेरे ख्याल से नॉर्मलाइज इफेक्ट हो जाएगा, बट ओवरऑल डेफिनेटली साल के नंबर से जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज Q1 जो है इंडस्ट्री के लिए एक तरह से Q1 Q2 मेन रहते हैं, स्पेशली फॉर एक्यूट सेगमेंट। जहाँ तक यूएस प्राइसिंग प्रेशर की बात है, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट काफ़ी सिवियर रहा है, और आजकल आप एक्सपोर्ट्स जो है यूएस डिपेंडेंट ही है मोस्टली, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिला है। और द रीज़न ये कहाँ तक चलेगा इज अ डिफिकल्ट कॉल, पर मेरे ख्याल से ये 1-2 क्वार्टर में सबसाइड हो जाना चाहिए, बिकॉज सभी मोस्ट ऑफ द फार्मा कंपनीज के प्लान्स अभी आउट ऑफ यूएसएफडीए के परव्यू से बाहर हैं। लुपिन देख लीजिए, कैडिला देख लीजिए, सन फार्मा का भी ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए, प्रॉब्ली इट्स टेकिंग टाइम, बट
मेरे ख्याल से दे वो तो रीच द स्टेज वेयर दे आर लुकिंग कि वहाँ अप्रूवल हो जाए, तो प्रोबेबली आई थिंक अप्रूवल इन प्लेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लॉन्चेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो नेगेट हो जाएगा। तो प्रॉब्ली FY19 जो है एक ईयर होगा जहाँ पे ये सब नॉर्मलाइज होके एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली चैलेंजेस ये इंडस्ट्री पहले भी देख चुकी है, प्राइसिंग प्रेशर इंडस्ट्री के लिए कुछ नया नहीं है, बट ऑब्वियसली ऐसे चैलेंजेस में ही आपको पता चलता है कि कौन सी कंपनी जो नेक्स्ट लेग में पार्टिसिपेट कर सकती है। पहला ये चैलेंज इंडियन कंपनीज के लिए था मार्केट शेयर गेन करना, उन्होंने काफी गेन कर लिया है। अब इंडियन कंपनीज का इतना मार्केट शेयर हो गया है कि उनकी वजह से और जो कंसोलिडेशन इंडस्ट्री में हुआ है बायर्स के लेवल पे, वहाँ पे उसके चलते जो प्राइसिंग प्रेशर आया है, मेरे ख्याल से ये कंपनीज जो है अभी धीरे धीरे स्पेशलिटी सेगमेंट्स में जा रही हैं, नीश एरियाज में जा रही हैं। इसलिए आप R&D एक्सपेंसेस देखो, हर लार्ज कंपनी के ऑलमोस्ट 13% 12% हैं। तो आई थिंक वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये ट्रेंड उन्हें मालूम है कि आते हैं और एक लेवल के बाद उन्हें नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार होना ही पड़ता है अगर उन्हें सर्वाइव करना है। तो डेफिनेटली एक तरह से मेरे ख्याल से वो कंपनी सर्वाइव कर सकती है जिन्होंने काफी ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। तो उनमें से मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज आ ही जाती हैं, हर कंपनी ने ऑलमोस्ट इन्वेस्ट किया है, बारिक कंपनीज लाइक सिप्ला जो अभी भी US में अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अभी बात की जाए तो ऐसे में इन्वेस्टर क्या करे, तो ऐसे में इन्वेस्टर को वही करना चाहिए कि उसका जो काम है, एक टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू सी ऐसी कौन सी मैनेजमेंट है जो रेडी है नेक्स्ट लेग के लिए या फिर चैलेंजेस फेस करने के लिए और कितने वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया को देख बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, चलिए सरबजीत आपसे फिर से विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस समय हेवी सेल ऑफ हो रहा है मार्केट में, इस पर एक बार बात कर लेते हैं। और देखिए अब फॉल जो आया है ना, निफ्टी तो 1950 के नीचे है, लेकिन जो हेवी वेट्स हैं उन पर भी सेल ऑफ हो रहा है। जैसे रिलायंस नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, मारुति नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है, टाटा मोटर्स तो है ही प्रेशर में, इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड। और आज मैं और विवेक ये बात कर भी रहे थे कि जो जियोपॉलिटिकल सेटअप भी इस समय है वो कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है इंडियन मार्केट के लिए, अगर हम देखें इस समय। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो हम आपको कह रहे हैं कि सम ऑफ पार्ट्स, आप हर चीज को रिस्क ऑन ट्रेड है, यू आर इग्नोरिंग ऑल द नेगेटिव्स। और इसमें मार कौन खाता है? एक रिटेल इन्वेस्टर ही। तो इवन दो वी बीन स्लाइटली अगेंस्ट द मार्केट, इट्स नॉट दैट वी आर फुली बेयरिश, लेकिन 8,000 से 9,500 वी वर वन ऑफ द फ्यू हु वर स्टिकिंग आवर नेक आउट के बाय फियर। अब ग्रीड में लेना बड़ा मुश्किल है। और मेहर आपको पता है हिस्टोरिकली एट अ टाइम व्हेन देयर इज पॉजिटिविटी ऑफ स्टॉक्स, फिर वही आपको फेरबदल दिखेगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स इन XYZ, और वो फिर जाके आगे जाके प्रॉब्लम डालता है। रिटेल इन्वेस्टर इज गलेबल, ही विल चेस वैल्यू। उदाहरण के लिए आपके यहाँ 7 रुपए पे जब जेपे की मार्केट कैप 1800 रुपए थी, हमने बहुत एडवोकेट किया लेकिन कोई बायर नहीं था, और आज अब 25 रुपए पे आप चेस कर रहे हो क्योंकि भाव आपको दिखता है। सो भाव विल ऑलवेज बी कैटलिस्ट फॉर अप और डाउन। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो आपको या तो एक लंबा टर्म आउटलुक रखिए जैसे आप शिफ्ट करते हैं, but don't try and chase this market because the market is I think definitely a slight bit of a bubble, और यहाँ से corrections can be sharper than you expected। संजीव, जो IPOs आ रहे हैं और अभी जैसे हमने GIC का सुना है, जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस का सुना है, काफी जो पाइपलाइन है IPOs की, क्या आप सोच रहे हैं कि वहां पे ये अच्छी कंपनियां हैं जो आ रही हैं? ऑफ कोर्स प्राइसिंग पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो ओवरऑल जो IPO में जिस तरह से हमने एक पाइपलाइन बनते हुए देखी है और नई नई कंपनियां आ रही हैं, रिवाइवल्स आई है सॉर्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट, इसको आप कैसे स्टडी करें? हाँ करेक्ट विवेक, दैट इज अ वेरी वेरी प्लेजेंट स्पॉट। और वो 1 साल से है कि क्वालिटी और अच्छा पेपर आया है, वेदर इट वाज माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, वेदर इट वाज गैस कंपनीज, और सबने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैव जनरेटेड एक्सेलेंट रिटर्न्स फॉर द रिटेल इन्वेस्टर जिसने IPO में पार्टिसिपेट किया है।
GIC, New India would be very, very good names to be in, and with the longer term annuity money and long term money will also chase returns. तो हमें लगता है पाइपलाइन जो आपने कहा वो बहुत अच्छी है, लेकिन केवियट ये है कि इसके साथ कुछ विद द वीट इवन द रैफ विल गेट, कुछ ऐसी भी कंपनी आएंगी जहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. बट सम ऑफ पार्ट्स वी थिंक IPO विल बी द बेस्ट प्लेस टू प्ले, और उस कारण से जैसे जैसे कैलेंडर पड़ेगा उस समय आपको मिड कैप से थोड़ा प्रेशर दिख सकता है, बिकॉज पैसे की रोटेशन विल गो फ्रॉम द सेकेंडरी इनटू द प्राइमरी मार्केट. इस बीच आपने IPO की बात की संजीव, एक बात देख लेते हैं. SIS इंडिया आज लिस्ट होने वाला है. 815 का इश्यू प्राइस था, 875 पर यह सेटल हुआ है प्री ओपन में, यानी करीब 50-60 रुपए का गेन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं. क्विकली संजीव, प्रॉफिट ले लेना एक बार अगर लिस्टिंग अच्छी हुई तो. हाँ, अब आपने देखा ही है कई IPOs में बहुत ज्यादा ही एक ओवर ट्रेडिंग का बबल बना है, और न्यू लिस्टिंग है, इसका कोई पास प्रेसिडेंट या पीयर ग्रुप नहीं है. सो यू कुड एक्सपेक्ट 10% ओपनिंग, और वीक सेंटिमेंट की वजह से प्रॉफिट टेकिंग आएगी. बट जैसे आपने कहा, आई थिंक दैट इट्स अ निश स्पेस, बिकॉज एक न्यू वेरिएबल है, एंड यू कुड सी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज थोड़ी सी द राइट प्राइस बीइंग फॉट. बिल्कुल. चलिए संजीव, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस. लेकिन फिलहाल फर्स्ट ट्रेड को यहीं खत्म करेंगे.